Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज का जो अपना यहाँ पे सेशन रहने वाला है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स K SSSC, ISG-PGI और RML पे। ठीक है, इन तीनों एग्जाम को यहाँ पे सेंट्रिक रखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम MCQ सॉल्व कराएंगे। और मोस्टली जो इन एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से जो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस को ये जो है आपको सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस, फिर आपको थ्योरी में से MCQs पूछते हैं। तो ज़्यादा अपनी जो है क्लिनिकल बेस से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी एग्जाम्स के अंदर, थ्योरी के। हम दोनों ही क्लिनिकल को भी सोल्व करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को भी सोल्व करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डे बाय डे अपनी डेली क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट MCQ है, The type of hypersensitivity reaction due to IgE mediated histamine release is called। ठीक है, ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है जो कि क्या IgE मीडिएटेड यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज की वजह से देखने को मिलती है। टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3। कौन सी टाइप की हिस्टामिन कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे शो होगी अगर IgE मीडिएटेड हिस्टामिन की वजह से जो है यहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है, तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है जिससे क्या होगी, सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस वगैरह होती है। तो ये कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा टाइप 1। ठीक है, क्या आंसर रहेगा अपना, टाइप 1। यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यहाँ पे शो हो रही है। अब क्या होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, इमीडिएट क्यों कहा, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी यहाँ पे जो है सेंसिटिव रिएक्शन जो है शुरू हो जाती है। इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, तो देखिए आंसर अपना क्या रहेगा, IgE एंड मास्ट सेल। ठीक है, IgE एंड मास्ट सेल ये क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन को यहाँ पे रिलीज करती है, जिससे ये जो है सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ ही मिनट्स के अंदर यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी अक्कर हो सकती है, इसलिए जो है इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। अब इस वाली रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पे तो आपको पूछ लिया कि ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो IgE मीडिएटेड हो। अब आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। तो देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिल सकता है, एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, कोई किसी प्रकार की फूड एलर्जी है। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, अस्थमा, एक्जिमा, तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल है किसके हैं, आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 की। एक बार देख लेते हैं सुपरफिशियली क्या क्या होता है। टाइप 2 में आपको जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी ये किस प्रकार की होती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट। इस नेचर की रहती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट में कौन कौन सी एंटीबॉडीज यहाँ पे देखने को मिलती है, IgG और IgM। ठीक है, MCQ तो देखो ये जो आपका प्रीवियस ईयर MCQ है। ठीक है, अब ये तो आपको फर्स्ट का पूछ लिया, हो सकता है इस बार आपको सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का कहीं से भी MCQ अपना बन सकता है। टिल एग्जाम अपनी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट के अंदर हम यहाँ पे टॉपिक भी बहुत ही स्लाइटली एकदम कम और MCQ फॉर्म के अंदर छोटा सा हम डिस्कशन कर सकते हैं। और इस टाइप की सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, टिश्यू डैमेज।
तो टिश्यू डैमेज का रीज़न क्या है यहाँ पे? सेल डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से टिश्यू डैमेज होता है। अब अगेन एग्जाम्पल आप सभी को पता होने चाहिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपने एक सिंड्रोम पढ़ा होगा, कौन सा? गुड पास्चर सिंड्रोम। ग्रेव्स डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपकी टाइप 2 के। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 को हम क्या कहते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है बॉडी में एक्सेस जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। और कंडीशन कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल की हम बात करें तो सिस्टमेटिक लुपस एरिथोमिटस, और क्या होगा यहाँ पे? एंथ्रस रिएक्शन, एंड लास्ट में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो होती है टाइप 4। और टाइप 4 को हम क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड एंड डिलेड टाइप। तो इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे मीडिएटर रहता है? टी सेल एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन एग्जाम्पल के अंदर आती है? तो देखिए मल्टीपल। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और यहाँ पर देखो क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। माइस्थेनिया ग्रेविस टाइप 2 होती है हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में टाइप 4 होता है। और एक कंडीशन जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होता है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये भी जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है किस टाइप की रिएक्शन है। इसके बाद में ग्राफ्ट रिजेक्शन होना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन भी जो एक प्रकार से टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में आता है। तो ये जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे अपना हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो एट बर्थ के ऊपर जो यहाँ पे परसेंटेज रहता है बॉडी लेंथ का, वो 1 ईयर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एवरेज इन्फेंट के बारे में पूछा है कि एट बर्थ के ऊपर उसका कुछ यहाँ पे बॉडी लेंथ का परसेंटेज है, वो 1 ईयर पर कितना इंक्रीज होता है? 20%, 10%, 15% या फिर 75%। तो देखिए एवरेज लेंथ ऑफ फुल टर्म बेबी। ठीक है, फुल टर्म बेबी की एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ? होती है 90 to 20 इंचेस। ठीक है, 90 to 20 इंचेस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, ये तो होती है एट बर्थ पे। अब आपको क्या पूछा है? 1 ईयर पे कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे, तो 1 ईयर पर, या फिर मैं लिख सकता हूँ एंड ऑफ 1 ईयर पर, ये जो इस बच्चे की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 30 इंचेस। तो 30 इंचेस वो इक्वल किसके रहता है? आपके 75 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये इंचेस कितना यहाँ पे बढ़ रहा है? आपका जो है 10 इंचेस बढ़ रहा है, फिर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ रहा था, एट बर्थ पे कितना रहा? 50 सेंटीमीटर, और एक साल में कितना हो रहा है? 75 सेंटीमीटर। मतलब कितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है? ठीक है, 50% यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर 50 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे 100% मान के हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो 100% से कितना बड़ा यहाँ पे? 25%, तभी तो 75 हो। तो 25% 100 का इसका कितना रहेगा अपना? 50% अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 25% बढ़ रही है, सॉरी 25 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या, ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 50%। चलिए
बाकी जो ऑप्शन 20%, 10% और 75% जो है वो अब नॉर्मल है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो देखो 50 सेंटीमीटर एट बर्थ पे होता है 1 ईयर पे, तो 75 सेंटीमीटर कितना बड़ा है यहाँ पे, प्लस हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कितना है, 50% है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपसे पूछा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई क्या होता है। इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, डिफिशियंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, डिटोरिएशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, या फिर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज बेस में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल्स का यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो न्यूरॉन के ऊपर क्या रहती है, माइलिन सीट रहती है, उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है जो, और स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। साइन सिम्टम्स में क्या देखना है आपको, जो है विजुअल प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट में, और क्या होगा यहाँ पे, पेशेंट को क्या होगा, डिप्लोपिया विजुअल प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, नेस्टिगमस यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इस प्रकार के यहाँ पे साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसके साथ में मस्कुलर फंक्शन भी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं। अब देखिए आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ट्रायड, साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ट्रायड साइन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अटैक्सिया, नेक्स्ट नेस्टिगमस, एंड इसके बाद में लास्ट वन कौन सा, ट्रेमर। ठीक है, जो है ट्रायड साइन होते हैं किसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। और जो टोसिस वगैरह हम पढ़ते हैं वो किस में आता है, आपका माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर अर्लीस्ट साइन जो है टोसिस रहता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब देखिए इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, तो इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन जब होगा तो जो कंडीशन डेवलप होगी वो कौन सी होती है, शॉक। और डोपामिन का लेवल बॉडी में कम होगा तो कंडीशन जो डेवलप होगी वो होती है पार्किंसन। ठीक है, और डिटोरिएशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, तो स्पाइनल कॉलम के अंदर यहाँ पे डिटोरिएशन होता है, तो जो स्पाइनल जो फंक्शंस होते हैं, नर्व सप्लाई वगैरह, वो उसके फंक्शंस क्या होंगे यहाँ पे, लॉस होंगे। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, बी भी रॉन्ग है, सी भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा आपका, वो बनता है नर्सिंग केयर से रिलेटेड, कि क्या क्या यहाँ पे नर्सिंग केयर दी जानी चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अगर पेशेंट है तो देखो ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या होता है, अटैक्सिया होता है। ठीक है, नेस्टिगमस है, ट्रेमर्स है, इस प्रकार के यहाँ पे साइन सिम्टम्स होते हैं। तो क्या करना होता है, पेशेंट को जो है सेफ्टी का जो है आपको पेशेंट का लिए ध्यान रखना होता है। ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रखना है। नेक्स्ट और क्या करना है आपको, सेप्सिस से प्रिवेंट करना है। ठीक है, सेप्सिस से प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग से प्रिवेंट करना है, पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करने देना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट में जो है सन एक्सपोजर जो है वो होना चाहिए क्या यहाँ पे, लिमिट। तो ये सारे यहाँ पे नर्सिंग केयर से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं। इसके अलावा और क्या करना है पेशेंट के लिए, गेट ट्रेनिंग। अटैक्सिया का पेशेंट है तो क्या करवाना उसमें, गेट ट्रेनिंग यहाँ पे जो है एक्सरसाइजेज यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होती है, जिससे जो है इसका गेट के अंदर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हम देखें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन दे दीजिए। ठीक है, IVIG यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेरॉइड थेरेपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। स्टेरॉइड थेरेपी में क्या दोगे, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। और आपके जो है मेन ज़्यादातर जो है थियोरी पोर्शन से ही आपको ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आपको इन सब के लिए जो है प्रिपेयर रहना है। और मैंने ये बताया एक प्रकार की क्या प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून।
तो यहाँ पर एक ड्रग दी जाती है ऑटो इम्यून के लिए। कौन सी ड्रग दी जाएगी? साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन जो हम यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड करेंगे, साइक्लोस्पोरिन क्या करवाएगी? इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन यहाँ पे करवाएगी साइक्लोस्पोरिन, जिससे जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट होने के यहाँ पे कंट्रोल में हम यहाँ पे इसको ला सकते हैं। और ये ध्यान में रखना, साइक्लोस्पोरिन जो है अवॉइड करते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना देने से पहले कि क्लाइंट जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। तो देखिए, न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक्स को हम क्या कहते हैं? एंटी साइकोटिक्स कहते हैं। और अगर एंटी साइकोटिक्स ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा क्या नाम है आपको याद रखना है? मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। क्या होता है? मेजर ट्रैंकुलाइजर्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, साइकोसिस की प्रॉब्लम्स के अंदर ये ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, हिप्नोसिस, हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स जो ड्रग होती है वो किसको मैनेज करती है? मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी एंड इंसोम्निया। नेक्स्ट देखिए, एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक कब काम आती है? एपिलेप्सी और सीजर के अंदर। और लास्ट में जो एंटी डिप्रेसेंट है, ये सबको पता है एंटी डिप्रेसेंट किस में आती है? डिप्रेशन के वाले क्लाइंट के अंदर। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? मूड एलिवेटर्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, वॉलेंट्री रिजेक्शन of unacceptable thoughts or feeling from conscious awareness is called। ठीक है, वॉलेंट्री रिजेक्शन कर रहा है कोई पर्सन अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स का और फीलिंग्स का कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सप्रेशन, सब्सटीट्यूशन, सब्लिमिशन या फिर सिंबलाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा सप्रेशन। ठीक है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? सप्रेशन। सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं? ऐसे अनएक्सेप्टेबल थॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं किसी पर्सन में, किसी में, तो वो क्या करता है? उनको वॉलेंटरली रिजेक्ट करता है अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सप्रेशन। इसी के रिगार्डिंग एक और यहाँ पे थिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन, सॉरी रिप्रेशन। ठीक है, एक होता है सप्रेशन, दूसरा होता है रिप्रेशन। अब पर्सन जो है यहाँ पे रिप्रेशन में क्या रहता है? वो अनकॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में, ठीक है, अनकॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में वो क्या करता है? डिनाइल करता है थॉट से, या फिर रिजेक्शन ऑफ थॉट्स।
और ये ध्यान में रखना, ये होता है अनकॉन्शियसली और ये सप्रेशन जो होता है वो होता है क्या, कॉन्शियसली। तो दोनों को आपको यहाँ पे स्पेशली जो है डिफरेंसेस पता जो होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में यही मेजर डिफरेंस है, एक होता है कॉन्शियसली, दूसरा होता है अनकॉन्शियसली। नेक्स्ट देखिए सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, अनकॉन्शियसली अनएक्सेप्टेबल जो गोल्स होते हैं उनको जो है एक्सेप्टेबल गोल्स के अंदर रिप्लेस्ड किया जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए सब्लिमिशन क्या होता है। सब्लिमिशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि सोशली अनएक्सेप्टेबल आइडियाज होते हैं, किसी पर्सन के थॉट्स होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ऐसे आइडियाज के अंदर जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, उनको कहते हैं सब्लिमिशन। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो कोई एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है, वो जो है खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी कूल एंड काम पर्सन के अंदर, और जो अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, पहले जो गलत काम करता था, ठीक है, बुरा काम करता था सोसाइटी के लिए, और वो अब खुद को चेंजेस कर रहा है सोसाइटी के एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमिशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल गोल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास में हायर रैंक नहीं आया तो वो क्या हो रहा है, साथ में स्पोर्ट के अंदर अच्छा बन रहा है, तो वो स्पोर्ट में अपना अच्छा कर रहा है, तो वो क्या होता है, सब्सटीट्यूशन। सब्लिमेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, सब्सटीट्यूशन, लास्ट देखिए सिम्बलाइजेशन। सिम्बलाइजेशन क्या होता है, तो सिम्बलाइजेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्शियसली यूज करते हैं हम आइडिया को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी और काम को करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो एक सोल्जर होता है वो देश के लिए क्या करता है, अपना यहाँ पे जो है अच्छे से अच्छा अपना हार्डवर्क करता है, ठीक है, देश को, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। अब उसको पूछा जाए, ठीक है, वो खुद से वॉलंटरी कर रहा है, ठीक है, उसको वॉलंटरली वो खुद देश के लिए अच्छा करना चाह रहा है, ठीक है, उसके ऐसे मन में रहता है उसका यहाँ पे, ठीक है। अब उससे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलता है कि ये मैंने मेरे देश के फ्लैग के लिए किया है, ठीक है, तो ऐसी फ्लैग क्या है, सिंबल हो गया उसके लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंबलाइजेशन। ठीक है, समझाने के हिसाब से मैंने आप सभी को एग्जाम्पल्स दिए, तो सारी जो साइकेट्रिक जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% जो है साइकेट्रिक में इन टर्म से एमसीक्यूज बनने वाले हैं। द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोफेशनल वैल्यू है नर्सिंग में जो डिस्क्राइब कर रहा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्ट्रुइज्म, डिग्निटी, इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी। तो देखिए जब बात आती है सेल्फ डिटर्मिनेशंस के राइट के लिए, तो बेस्ट आंसर अपना क्या जाएगा, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो नर्स को क्या रखना चाहिए, पेशेंट्स के लिए जो है ऑटोनॉमी रखनी चाहिए, पेशेंट्स को जो है उनका राइट है यहाँ पे खुद के लिए डिसीजंस लेने के। ठीक है, तो वो क्या आएगा अपना ऑटोनॉमी। इसके हमें देखिए एल्ट्रुइज्म, तो एल्ट्रुइज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो नर्स क्या करती है, पेशेंट्स के लिए कुछ वेल बींग करती है, ठीक है, अच्छा करने का उसको भावना रहती है, या फिर मैं कहूँ कुछ अच्छा करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्स कुछ अच्छा करने के लिए कंसर्न रहती है पेशेंट के वेलफेयर के लिए, ठीक है, या फिर दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट देखिए डिग्निटी। डिग्निटी में क्या होता है कि नर्स जो है, हम सभी क्या है प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं सभी, तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्या होता है, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। ह्यूमन डिग्निटी के अंदर क्या है, अपनी वैल्यूज हो गई, रेस्पेक्ट फॉर ऑल द पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, डिग्निटी के अंदर देखी जाती है। लास्ट में क्या हो गया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो अपने कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, जो अपने कोड ऑफ एथिक्स है उनके अंदर ही रह के नर्स क्या कर रही है, यहाँ पे अपना वर्क कर रही है, ठीक है, इंटीग्रिटी के साथ में अपना वर्क कर रही है, ठीक है, अप्रोप्रिएट कोड के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इन वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द बिलो इज ए मोर्टालिटी इंडिकेटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, मोर्टालिटी इंडिकेटर है, डिसेबिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट,
इंसिडेंस रेट या फिर प्रिवेलेंस रेट। विच ऑफ द बिलो इज ए मोर्टालिटी इंडिकेटर। मोर्टालिटी इंडिकेटर कौन सा है? डिसेबिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इंसिडेंस रेट या फिर प्रिवेलेंस रेट। तो देखिए मोर्टालिटी इंडिकेटर कौन सा है? क्रूड डेथ रेट। ठीक है, क्रूड डेथ रेट कौन सा है यहाँ पे? मोर्टालिटी इंडिकेटर। क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेजर की जाती है इसका अकरेंस ऑफ डेथ का। ठीक है, किसी भी एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है, अकरेंस ऑफ डेथ को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर है हम किसको, इसे हम क्या कहेंगे? मोर्टालिटी इंडिकेटर। क्योंकि क्रूड डेथ रेट क्या होती है? जो पेशेंट जो है डेथ हो रहे हैं वो उनकी रेट वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो वो होता है आपका मोर्टालिटी इंडिकेटर। आंसर क्या रहेगा? क्रूड डेथ रेट। अब इसका बार बार जो है एग्जाम में इसका जो है फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं क्रूड डेथ रेट का। ठीक है, CDR। क्या होता है इसका फॉर्मूला? टोटल रेजिडेंट डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख से इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपका जो रेट निकल के आएगी वो कौन सी होती है? क्रूड डेथ रेट इन एन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में। बाकी डिसेबिलिटी रेट अलग है। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस में हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस। किसी भी डिजीज के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, किस में आते हैं? प्रिवेलेंस में। ठीक है, और जो इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? न्यू केसेस। ठीक है, इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? न्यू केसेस, किसी भी डिजीज के न्यू केसेस। और प्रिवेलेंस रेट को हम क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? ठीक है, उसमें जो है ओल्ड और न्यू दोनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं प्रिवेलेंस के अंदर, और इंसिडेंस में क्या होते हैं? केवल और केवल न्यू केसेस यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। चलिए नेक्स्ट। द टर्म मर्सा इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। अब मर्सा क्या है? ठीक है, मर्सा की टर्म क्या है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एंजिनस, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो देखिए MRSA की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्या होता है? मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस यहाँ पे है, ना कि कोई और ऑप्शन आप यहाँ पे एग्जाम में करेक्ट करके नहीं आओगे। तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है इन्फेक्शन कोज करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको जो है यहाँ पे ट्रीट करना जो है काफ़ी हार्ड रहता है, मुश्किल रहता है इसको ट्रीट करना, क्योंकि इसको क्या कर लेता है? एंटीबायोटिक्स के लिए हम रेसिस्टेंस कोज कर लेता है। एंटीबायोटिक्स कौन सी? पेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है, मेथिसिलिन। ठीक है, इन सब के यहाँ पे क्या कर लेता है ये एंट जो रेसिस्टेंस कोज कर लेता है, ताकि जिस वजह से इसको जो है ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? ठीक है, ड्रग दी जाती है यहाँ पे वैंकोमाइसिन।
ठीक है, वैंकोमाइसिन जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए करंट में जो है फॉलो की जाती है। अब वैंकोमाइसिन का पूछ लेंगे आपसे मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब आपको देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वैंकोमाइसिन से रिलेटेड किए, नर्सिंग केयर क्या करनी है और इससे क्या एमसीक्यूज बनते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि वैंकोमाइसिन कौन से क्लास की ड्रग रहती है, तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स। अब देखिए इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन पढ़ाई जाती है, क्या नाम है इसका, रेड मैन सिंड्रोम। तो रेड मैन सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, रेड मैन सिंड्रोम में क्या होता है, जो वैंकोमाइसिन होता है वो डायरेक्टली एक्टिव करता है किसको, हिस्टामिन को। तो बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे पर्सन के अंदर, फेशियल फ्लैशिंग, एरिथेमा, प्लूराइटिस, ठीक है, और क्या होगा, डिस्निया, नेक्स्ट हाइपोटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी है वो अपीयरेंस कैसा होगा, रेडिश अपीयरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको जो है फास्ट इन्फ्यूजन की वजह से कंडीशन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, कौन सी, रेड मैन सिंड्रोम। मैनेजमेंट करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो स्टॉप कर दो इन्फ्यूजन को। स्टॉप करने के बाद में क्या करना है, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है इस कंडीशन में। और हम क्या काम में ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग, कौन सी होती है, डाइफेनहाइड्रामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डाइफेनहाइड्रामाइन को काम में लिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जो हिस्टामिन यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ रही थी उसको यहाँ पे सप्रेस किया जाएगा, रेडमैन सिंड्रोम के अंदर जो साइन सिम्टम्स आ रहे थे वो यहाँ पे कम किए जा सकते हैं। और ये होता क्यों है, रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से। वैंकोमाइसिन को रैपिडली अगर हम इन्फ्यूजन करेंगे तो ये कंडीशन डेवलप होती है, कौन सी, रेडमैन सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है। हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो आईजी एनाफाइलिक्सिस आपको देखने को मिलेगी, याद कर लीजिए अपना आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ में और दो एमसीक्यू। वैंकोमाइसिन जो क्या करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करवा सकती है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कराएगी, तो टिनिटस जैसे साइन सिम्टम, वर्टिगो जैसे साइन सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट में डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। चलिए, और जब वैंकोमाइसिन देते हैं अपन को तो हाइपोटेंशन के लिए जो है पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। ए स्केल दैट कैनॉट बी यूज्ड टू असेस ए सब्जेक्ट फॉर ए मूड डिसऑर्डर। ऐसी कौन सी स्केल है जिसको जो है मूड डिसऑर्डर को, मूड डिसऑर्डर के सब्जेक्ट को असेस करने के लिए नहीं बनाया गया है, जो असेस नहीं कर सकती है, कौन सी स्केल है, वैकफील्ड क्वेश्चनेयर, हैमिल्टन ट्राइज स्केल, बैक्स इन्वेंट्री या फिर एडिनबर्ग इन्वेंट्री। कौन सी स्केल से हम जो क्या नहीं कर सकते हैं, मूड डिसऑर्डर को असेस नहीं कर सकते हैं। क्या आंसर रहेगा अपने इस एमसीक्यू में, कौन सी ऐसी स्केल है जिससे हम मूड डिसऑर्डर को असेस नहीं कर सकते हैं, वैकफील्ड क्वेश्चनेयर, हैमिल्टन रेटिंग स्केल, बैक इन्वेंट्री या फिर एडिनबर्ग इन्वेंट्री।
तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा एडिनबर्ग इन्वेंट्री। तो देखिए यहाँ पे एडिनबर्ग इन्वेंट्री क्यों करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो एडिनबर्ग इन्वेंट्री रहता है ये क्या करता है, measurement used to assess the dominance of person's right or left hand in एवरीडे एक्टिविटी। मतलब क्या है इसका कि एवरीडे एक्टिविटी के अंदर एडिनबर्ग इन्वेंट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डोमिनेंसी का, कि पर्सन का कौन सा साइड का जो हैंड है वो डोमिनेंस है, ठीक है, राइट है या लेफ्ट है एवरीडे एक्टिविटीज के अंदर। और आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि मूड डिसऑर्डर को कौन असेस नहीं कर सकता, तो एडिनबर्ग इन्वेंट्री इसको जो है असेस नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए वैकफील्ड। तो वैकफील्ड क्वेश्चनर जो है ये जो है मूड डिसऑर्डर को यहाँ पे असेस करने के लिए काम में करती है। तो सीधा सीधा आंसर होगा इसका क्या होगा, आइडेंटिफाई द डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्केल का काम में लेते हैं, तो वैकफील्ड क्वेश्चनर स्केल को हम काम में लेते हैं। हैमिल्टन रेटिंग स्केल ये किसको असेसमेंट के लिए काम में लेते हैं, बोथ मैनिया एंड डिप्रेशन, ये इन दोनों को ही काम में लेने के असेसमेंट के अंदर काम में आती है। ठीक है, अगर हम दोनों के अंदर से फिर पूछ ले कि दोनों, अगर आपको हैमिल्टन रेटिंग स्केल में ऑप्शन में आपको मैनिया भी मिले डिप्रेशन भी मिले, तब आंसर किसको देना है, आपको डिप्रेशन को। तो जो आपको ज़्यादा जो है किसके लिए बताता है, आपको डिप्रेशन। तो इसलिए इस स्केल का एक नाम और होता है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए बैक्स इन्वेंट्री। तो बैक्स इन्वेंट्री जो है ऑल्सो यहाँ पे मूड डिसऑर्डर्स के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये किसके लिए लेते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। ठीक है, तो आपने सारे ऑप्शंस देख लिए, सारी स्केल्स हमने यहाँ पे देखी है। एमसीक्यूज फंसेगा इससे कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है, जो अपन क्लासेस स्टार्ट किए यहाँ पे ये कंप्लीट है। ठीक है, आपके IGPJI KSSC और RML और साथ में आपका अपकमिंग एग्जाम ESIC। ठीक है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जो है कंटिन्यूटी के साथ में क्लासेज यहाँ पे देखना जरूरी रहेगा। साथ साथ में कुछ आपको नया मिलता है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड अबंडेंटली इन प्री मेच्योर बेबीज। ठीक है, ऐसे फाइन डाउनी हेयर जो ये प्री मेच्योर बेबीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपट, नेवी, लेनुगो या फिर वर्निक्स। क्या रहेगा, ऐसे कौन से फाइन हेयर होते हैं जो प्री मेच्योर बेबीज के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं, अबंडेंटली देखने को मिलते हैं, क्या आंसर रहेगा। तो देखिए इन्हें हम क्या कहते हैं, लेनुगो। ठीक है, क्या रहेगा, इनको हम क्या कहेंगे, लेनुगो रहते हैं। ये कैसे होते हैं, अनपिगमेंटेड। ठीक है, अनपिगमेंटेड हेयर्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं प्रीमेच्योर बच्चों में। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, लेनुगो। नेक्स्ट देखिए कैपेट। कैपेट में क्या है, यहाँ पे सक्सीडेनम है। क्या है, सक्सीडेनम। सक्सीडेनम का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, कि स्काल्प्स के अंदर क्या हो रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये क्यों होता है, बर्थ प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, कब होता है ये, बर्थ प्रोसेस के टाइम पे होता है। ठीक है, आपके जो हेड का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। ठीक है, किससे लगता है, सर्विक्स का, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्रेशर की वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कैपर्ट सक्सीडेनम।
नेक्स्ट देखिए नेवी। तो नेवीज फ्लेमस वगैरह ये सब क्या होते हैं, बर्थ मार्क होते हैं। ठीक है, बर्थ मार्क होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। नेक्स्ट वर्निक्स। वर्निक्स क्या होता है, वाइट चीजी अपीयरेंस। वाइट चीजी सब्सटेंस दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द स्किन ऑफ बेबी एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे यहाँ पे क्या करते हैं, वाइट चिली सब्सटेंस रहता है जो यहाँ पे स्किन के ऊपर यहाँ पे कवरिंग रहती है इसका। तो बर्थ के टाइम पे जो है स्किन को इंटेक्ट रहने में मदद करता है। ठीक है, आपका वर्निक्स कैसियोसा। लैक्टेशनल एमनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, जब लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे मदर को क्या रहता है, एमनोरिया रहता है। अब ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह एक्ट करता है। अब इसका क्या रीजन है, ऐसा क्या होता है यहाँ पे, प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री। ये स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट करता है, स्पर्मिसाइडल एक्शन रहता है इसका। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, या फिर प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो देखिए अगेन यहाँ से जो है 4 एमसीक्यूज बनने वाले हैं अपने। तो देखिए लैक्टेशनल एमोनिया में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि आंसर क्या है अपना। आंसर है अपना यहाँ पे क्या, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। ठीक है, लैक्टेशनल एमोनिया के अंदर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक तरह काम करता है, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन होता ही नहीं है। अब आप सभी ने पढ़ा है कि ओवुलेशन होने के लिए कौन से हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जब बॉडी में होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तभी तो क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओवुलेशन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिक्वायरमेंट होता है। और जब लैक्टेशनल पीरियड के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन की जो है यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है ओवुलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन की कमी होगी तो एस्ट्रोजन की कमी होने से जो है ओवुलेशन की प्रोसेस ट्रिगर नहीं होगी। और मदर को क्या रहेगा, कंटिन्यू, जब तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती रहेगी तब तक उसको एमनोरिया वाली कंडीशन मेंटेन रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो है जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पे मदर जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए स्पर्म प्रिवेंटिंग एंट्री। ठीक है, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो ये किसका फंक्शन होता है, ये होता है फंक्शन किसका, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का। इसका फंक्शन होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का। नेक्स्ट देखिए स्पर्मिसाइडल एक्शन। स्पर्मिसाइडल एक्शन किसका होता है, जेल और फॉर्म बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को कौन प्रिवेंट करता है, ये किसका रहता है, कॉपर टी। तो कॉपर टी का फंक्शन देख लिया हमने। जो फॉर्म बेस्ड और जेल बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव का देख लिया, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव देख लिया, और लैक्टेशनल एमनोरिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करता है, उसका रीजन भी हमने यहाँ पे असेस कर लिया। पॉजिटिव बर्जेंस की एंड कर्निंग साइन आर इंडिकेटिव ऑफ। ठीक है, पॉजिटिव बर्जेंस की साइन और कर्निंग साइन ये दोनों किसके इंडिकेटिव साइन है, हेमीप्लेजिया के, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, मेनिंजाइटिस के, या फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के। तो ये तो आज का अपना इजीएस्ट एमसीक्यू है। तो पॉजिटिव बर्जिन्स के साइन और पॉजिटिव कर्निंग साइन किसके इंडिकेटिव साइन होते हैं, मेनिंजाइटिस के। तो मेनिंजाइटिस में हम ये दोनों साइन पढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कर्निंग साइन और बर्जिन्स का। कर्निंग साइन के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट को यहाँ पे सीधा लेटाया जाता है, लेटाने के बाद में उसको थाई को फ्लेक्स करके, ठीक है, एब्डोमेन की साइड में थाइज को हम फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स करने के बाद में लेग को जब हम फ्लेक्स कर रहे होते हैं, सॉरी, लेग को हम जब हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। ठीक है,
नी के साइड में, काफ मसल की साइड में क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पे सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट ने क्या नहीं कर पाता है, कंप्लीटली लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन कौन सा साइन होता है, ये कर्निंग साइन। और बर्जिन्स के साइन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम यहाँ पे फ्लैट पोजीशन देते हैं। उसके बाद में जब हम नेक को फ्लेक्शन करते हैं, साथ साथ में क्या होता है, नी के अंदर भी जो है फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ड्यू टू इसके अंदर क्या है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो मेनिंजीज है वो यहाँ पे कैसी हो रहती है, स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पेशेंट को जो है पेन देखने को मिलता है नेक रीजन के अंदर। इस साइन को हम क्या कहते हैं, बर्जिन्स की साइन। ठीक है, मेनिंजाइटिस के दोनों साइन पढ़ लिए हमने। अब हेमीप्लेजिया क्या है, हेमीप्लेजिया को हम क्या कहते हैं, हाफ बॉडी पैरालिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के हाफ बॉडी कैसी होती है, पैरालिसिस होती है। इसमें डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को बैलेंस बनाने में, वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, मोटर स्किल में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मसल स्टिफनेस होगा यहाँ पे अनदर साइड ऑफ बॉडी के अंदर। ठीक है, हाफ साइड में क्या होता है, वीकनेस। नेक्स्ट देखिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, डिक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस न्यूरोपैथी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, नमनेस वाले। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारे साइन किसमें पढ़ते हैं अपन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली कंडीशंस के अंदर। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कब होता है, जब एल्कोहल हमने अगर कंज्यूम किया है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में ही यहाँ पे एल्कोहल इंजेक्शन करने के बाद में साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बॉडी का इनकोऑर्डिनेशन होता है, स्लरी स्पीच होता है। ठीक है, बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डिस्टर्ब। इस इन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इम्पेयर्ड अटेंशन। ठीक है, और इम्पेयर्ड मेमोरी। ये सारे किस में आते हैं, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के साइन सिम्टम्स होते हैं। तो पॉजिटिव बर्जिन्स की एंड कर्निंग साइन किस में देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस में। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन अवर बॉडी इज। ठीक है, अपनी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या एग्जाम्पल है, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, या फिर ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पूछा है, आपकी बॉडी में क्या होता है, क्या एग्जाम्पल होगा। तो देखिए पॉजिटिव मैकेनिज्म्स को हम किस प्रकार से समझेंगे कि रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है उसको यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़ाई जा रहा है। ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी में कुछ पहले से रिएक्शंस हुई है उसको कम करना है। ठीक है, वो होता है नेगेटिव मैकेनिज्म्स। ठीक है, पॉजिटिव मैकेनिज्म्स में कुछ रिएक्शंस हो रही है उसको और आगे बढ़ाना है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के अंदर दिखाई देता है, आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन एट इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर काम आता है। अभी कैसे काम आएगा देखिए, जो बच्चे का जो हेड है, हेड ऑफ बेबी पुशेज अगेंस्ट द सर्विक्स। ठीक है, हेड ऑफ द बेबी है, ठीक है, बच्चे का हेड जो वो सर्विक्स के ऊपर आके अटैच होता है, उसको यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होगी। अब ये नर्व इम्प्लेंट के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ठीक है, अभी सर्विक्स के जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा था, इससे क्या होगा, नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होगी और ये किसके पास जाएगी, ब्रेन के पास में इम्पल्सेस पहुंची। अब ब्रेन में क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेगी, पोस्टीरियर लोब से किसको रिलीज कराएगी, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यहाँ पे रिलीज करवाएगी, सिक्रेशन करेगी ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, अभी ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पे आएगा, यूट्रस के पास में। अभी यूट्रस का क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसको स्टिमुलेशन करेगा, और यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, बच्चे की क्या हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है कौन सा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जो बॉडी में शुरू हुई है उनको आगे बढ़ाना क्या होता है, पॉजिटिव मैकेनिज्म्स, और कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनको कम करना वो क्या होते हैं, नेगेटिव मैकेनिज्म्स। अब देखिए, जो टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, आपकी बॉडी ने उसके लिए फंक्शन किया, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल वेजो डायलेशन करवा दिया, स्वेटिंग करवा दी, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया, तो ये कौन सी मैकेनिज्म्स होगी, नेगेटिव। बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म से कौन सी होती है, नेगेटिव। और थायराइड हार्मोन जो होता है वो पॉजिटिव भी रहता है एंड नेगेटिव भी रहता है। मगर आपको क्या पूछा गया था, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ पाल्पेटिंग द ट्रेगस और ओरिकल कॉज पेन द प्रॉब्लम इज, ठीक है, जब हम यहाँ पे ट्रेगस को पाल्पेट कर रहे हैं और ओरिकल को पाल्पेट कर रहे हैं और इससे जो है वो पेन अकर हो रहा है पेशेंट में, तो प्रॉब्लम कहाँ है, साइनसाइटिस में, फेरिंजाइटिस में, ओटाइटिस एक्सटर्ना, या फिर ओटाइटिस मीडिया। क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे, तो देखिए जब हम पाल्पेट कर रहे होते हैं ट्रेगस को और ओरिकल को, फिर जब पेन होता है पेशेंट को, तो कंडीशन क्या होती है, ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर प्रॉब्लम होती है, तब इस प्रकार का साइन सिम्टम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना। साइनसाइटिस, साइनसाइटिस क्या होता है, ठीक है, टिश्यूज इन साइनस, मतलब साइनस के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनसाइटिस। फेरिंज के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा, फेरिंजाइटिस। ये किसकी वजह से होता है, फेरिंजाइटिस मोस्ट कॉमन राइनो वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट देखिए, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया। और इसका जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो कोज रहता है वो कौन सा रहता है, एच इन्फ्लुएंजा। और नेक्स्ट कौन सा रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, इस एमसीक्यू का क्या हुआ था, ओटाइटिस एक्सटर्ना। द पेस्ट द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है, और कौन से टेस्ट को हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, ओवा एंड पैरासाइट फिकल स्मीयर, स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअसे टेस्ट फॉर सीरम। ट्राइकोमोनेसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है यहाँ पे किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, ओवा एंड पैरासाइट फीकल में स्मीयर। तो ये जो ओवा एंड पैरासाइट फीकल स्मीयर जो टेस्ट होते हैं, ये हम किस में लेते हैं, स्टूल सैंपल के अंदर इसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टूल सैंपलिंग के अंदर इसको जो कलेक्ट करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह उसके अंदर हम यहाँ पे असेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये किसको यहाँ पे डायग्नोज करने के लिए काम में आते हैं, मीजल्स, पोलियो, येलो फीवर,
इनको यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए एलाइजा, एलाइजा किसको यहाँ पे डिटेक्ट करने को काम में लेते हैं, ये क्या करता है, मेजर करता है किसको, एंटीबॉडीज को। तो एंटीबॉडीज को यहाँ पे ब्लड के अंदर मेजर करने के, तो यहाँ पे किसको डायग्नोसिस करने में काम आता है, तो HIV, सिफिलिस को, वेरिसेला जोस्टर वायरस को, ठीक है, और रोटा वायरस को, एटसेट्रा। लास्ट में अपना ऑप्शन कौन सा बचा, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी टेस्ट, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। तो देखो जो ट्राइकोमोनियासिस होता है, जो क्या होता है कि STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। साइंस सिम्टम्स के अंदर मैं बात करूँ तो क्या क्या साइंस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो है पेनफुल मिक्चुरेशन, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, स्मेल, फॉल स्मेल, इसका वेजाइना का, रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है, और जेनिटल रेडनेस रहेगा, बर्निंग रहेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है वेट माउंट, यहाँ पे वेजाइनल फ्लूइड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेजाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। अब इस वेजाइनल फ्लूइड को यहाँ पे जो है डायग्नोसिस करेंगे किसके लिए, ट्राइकोमोनियासिस के लिए। तो वेजाइनल फ्लूइड को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो है और हम किस मेथड में कर सकते हैं, वेजाइनल बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर भी वेट माउंट माइक्रोस्कोपी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले सैंपल हमने लिया, अब सैंपल को यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, कहाँ पे, ग्लास साइड, ग्लास स्लाइड पे, ग्लास की स्लाइड पे लेने के बाद में अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, साल्ट, ठीक है। साल्ट को ऐड करने के बाद में एक माइक्रोस्कोप होता है, इसका माइक्रोस्कोप का नाम क्या होता है, वेट माउंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया है, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी टेस्ट या फिर वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, हम यहाँ पे इसको आंसर करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ न्यू MCQs आपने यहाँ पे सीखे हों। और जनरली MCQs का पैटर्न आपका कैसा रहेगा, थ्योरेटिकल पैटर्न रहेगा, ठीक है। और आपकी जो है थ्योरी यहाँ पे अच्छी होनी जरूरी है, आपके बेसिक्स यहाँ पे अच्छे होने जरूरी है, तभी जो है हम यहाँ पे आंसर्स को जो है आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि कंटिन्यू क्लासेस रहने वाली है अपनी। थैंक यू।